चलो भाई, हैप्पी न्यू ईयर। स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों के जो भी डाउट्स है भेजो, देखते हैं। हाँ जी भाई आदित्य, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो मतलब जो भी आपने किया होगा सही किया होगा। बस ये है कि आंसर हो सकता है अलग। देखो फिर भी इसमें क्या है। तो हमें एफ एक्स दे रखा है, ठीक है। तो 0 to x ई की पावर सर माइन। इसमें हाँ, सर इसमें एफ एक्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जी डैश एक्स निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको फॉर्मूला पता है ना। हाँ जी सर। तो अगर मैं लिखूं अभी के लिए 0 to, लेट से यहाँ पे कोई जी एक्स फंक्शन है, और एक होता है एफ टी डी टी, एक तो ये होता है, और एक होता है डी अपॉन डी एक्स। मान लो 0 से लेके जी एक्स है, और एक होता है एफ ऑफ टी कॉमा एक्स डी एक्स, मतलब डी टी। इन दोनों में डिफरेंस पता है। दूसरे वाले में ये लगेगा, पहले वाले में ये लगेगा। तो इसका क्या होता सर है। उसमें ना एक पॉइंट के बाद इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है जी डैश में। अच्छा, तो यहाँ से ये तो हो जाएगा, और इसमें जो होता है ये टर्म तो आएगा ही साथ में। तो यहाँ से एफ ऑफ जी एक्स कॉमा एक्स है ना, इंटू जी डैश एक्स, फिर आगे क्या करते हैं, प्लस डेल एफ अपॉन डेल एक्स, फिर उसका होगा इंटीग्रेशन, ऐसा देखिए। तो सर मैं आपको टर्म बता दूं जो इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी बताइए। सर वो है इंटीग्रेशन 0 to 1 हम्म। ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर भी ऊपर ही है एक्स के साथ। अच्छा, सर एक्स तो क्वेश्चन में गिवन है √2 होगा, पर टी स्क्वायर का इसमें कैसे निकलेगा 0 से 1 में। लेकिन 0 से 1 कैसे हुआ ये। 0 से 1 ही दे रखा है। ओह, तो ये तो सिर्फ एक्स का फंक्शन है। अच्छा एक मिनट, तो लिमिट इसमें तो लेबनिज रूल तो लगेगा नहीं। जी एक्स में तो लेबनिज रूल लगाने की जरूरत ही नहीं ना, क्योंकि लेबनिज रूल तो तब लगता है ना जब इसमें वो होता। तो यहाँ पे तो, और ये 1 + t² कैंसिल हो गया। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे तो आप मुझे जी डैश पाई, तो एक्स को पाई रख दो। अरे तो हमें तो वो चाहिए ना। देखो इसमें कंफ्यूजन कहाँ है, मैं फिर से दिखता हूँ। देखो जी एक्स जो है यहाँ 0 to 1 है, मुझे लगा वो 0 to x है ना। तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर 1 + t² अपॉन 1 + t² है डी टी, यही है। तो हमें चाहिए जी डैश पाई। तो पहले तो हमें चाहिए जी डैश एक्स। तो ये तो फुल्ली इंटीग्रेट टी के रेस्पेक्ट में अभी हो पाएगा, क्योंकि वैसे तो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर अलग अलग कर दे, हाँ। और तो गेट का पीवाई क्यों है। गेट का पीवाई क्यों है, तो इसमें क्या है। यस सर, एमए का। अच्छा, तो हो सकता है ये कुछ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की वजह से हो, उससे उठा लिया हो क्वेश्चन, देखते हैं। तो इसमें जो बट है वहां पे एफ डैश भी दिया था, एफ डैश ऑफ पाई प्लस जी डैश ऑफ पाई पूछा था उसमें। एफ और जी दोनों हैं। इसमें क्वेश्चन है जी डैश पाई क्या आएगा। द क्वेश्चन इज व्हाट इज जी डैश पाई, तो उसके लिए जी डैश एक्स सोचना पड़ेगा। तो ये तो टी का था ना, तो ये टी का रेसेंट इंटीग्रेशन हो गया मान लो।
और इसको वैसे करते ना, डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं, फिर इंटीग्रेट विद टी करते हैं डी आई बाई डी टी को। ठीक है देन। क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट हम डिफ्रेंशिएट करते तो क्या होगा, तो उसमें ये कैंसिल हो जाएगा, वहाँ से ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हाँ लेकिन यहाँ दिक्कत यहाँ आएगी ना, मान लो अगर मुझे 0 से 1 अभी यहाँ जैसे बता रही हैं इस टर्म का अगर इंटीग्रेशन करना पड़ा तो कैसे होगा, ये क्वेश्चन है। तो ऐसे तो इंटीग्रेशन, क्योंकि इसका वैसे 0 से इन्फिनिटी में हो सकता है या पोलर फॉर्म में ले जाना पड़ेगा फिर। अगर वैसा है जैसे मान लो एक्स को आप रख दो अभी के लिए रूट पाई जैसा है ना, तो पाई आ जाएगा। तो क्या बनेगा 0 to 1 ई की पावर माइनस पाई टी स्क्वायर डी टी। अभी के लिए मान लो एक्स हमारा ना रूट पाई रख दिया बाद में मैंने, तो ये बनता है। तो इसमें इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होता है, इसको आप पोलर फॉर्म में ले जाओ। अगर ये चाहिए आपको, जैसे ये टर्म मुझे चाहिए जैसे उन्होंने कहा ना, तो ये आई है। अब क्या होता है, इसी आई को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 0 to 1 ई की पावर माइनस, तो इसको टी में लिखे हो अभी के लिए, मान लो टी को कुछ नया नाम दे दो है ना, यू भी समथिंग चाहे तो रख दो। तो लेट से टी की जगह कुछ ना एस ले लो, एस स्क्वायर डी एस, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ये ना कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से भी हो जाता है, कॉम्प्लेक्स वो यूज़ करके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी आता है। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आई स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 0 to 1 ई की पावर माइनस पाई टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डी एस डी टी। ठीक है, तो उस केस में ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 है। अब ये है, अब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उससे कुछ मिल सकता है कि इसको अगर हम कन्वर्ट करें पोलर फॉर्म में कि ई की पावर माइनस पाई, और मान लो यहाँ पे इसको अभी तत्काल मैं आर स्क्वायर लिख देता हूँ, और ये क्या होता है आर डी थीटा। अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा क्या एंगल लोगे, क्योंकि ये 0 to 1 एक है ना, कोई भी टी कोई भी एस ले लो, मर्जी है ना, ये एस टी इधर मान लो जस्ट। तो ये हमारा अभी रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, तो इसमें हमें कन्वर्ट करना होगा पोलर फॉर्म में। तो इससे निकाल के देखना पड़ेगा क्या होगा, रेडियस क्या आएगा और थीटा। थीटा तो चलो 0 से π/2 कर दो है ना, और रेडियस क्या होगा, क्योंकि है ना 0 to 1 है ना, और यहाँ है तो उसके अकॉर्डिंग ये थीटा पे डिपेंड करेगा। जब थीटा 0 है तो रेडियस 1 है, थीटा जब π/4 है तो रेडियस √2 आएगा, एंड सो ऑन वापस 1 आएगा। ये आई स्क्वायर था ना, बाद में अगर ये निकल आएगा तो आई निकल आएगा है ना, ये आई स्क्वायर फिर आई आएगा। तो इस रीजन में इंटीग्रेट करो क्या आएगा, पोलर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं लिमिट आर की, इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, मेनली लिमिट है यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे ये इससे आ जाएगा, हाँ जनरली ऐसा होता है ना सर्कल। तो यहाँ से लिमिट निकाले जा सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन हमने किए थे।
तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये लाइन है x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 होने का मतलब है r cos थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो यहाँ से r आएगा लेस देन इक्वल टू सेक थीटा, है ना, इसके लिए कब 0 से π/4 में। और ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 1, मतलब y इन द सेंस r को मैं s लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, मतलब x को है ना यहाँ से। तो जब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, 0 से π/4 और π/4 से π/2। तो यहाँ मतलब एक्स वाई के वजह ना आर हमने एस और टी लिया ना, तो एस एक्स है, तो ये समझ लो ये है एस इज इक्वल टू 1 और ये है टी इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे जो लिमिट होगी थीटा की, ये होगी आर साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से आएगी आर लेस देन इक्वल टू कोसेक थीटा। तो ये एंगल 0 to π/4। तो इस आई स्क्वायर को हम फर्दर दो पार्ट में लिख सकते हैं, तो इससे आंसर आ जाएगा। थोड़ा लेंदी होगा, है ना। जब 0 से π/4 में थीटा है तो उस केस में हमारे पास जो लिमिट है ये तो ठीक है, e⁻⁻πr² आर डी थीटा। तो जो r की लिमिट है वो होगी 0 to sec थीटा एंड प्लस π/4 से π/2 में होगा। तो उस केस में एक मिनट, हम क्या ले रहे हैं एंगल, π/4 से, ये तो π/4 है ना, एक मिनट से, हाँ तो ठीक है, π/4 रखेंगे तो वही तो आएगा √2, हाँ ठीक है। और लेस देन इक्वल टू 1 था, तो इसका मतलब है एंगल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, π/4 से स्टार्ट हो रहा है ना, π/4 है ना, थीटा हमने क्या लिया, π/4 से π/2 लिया है। तो रेडियस क्या है, क्वेश्चन ये है, तो रेडियस है लेस देन इक्वल टू कोसेक थीटा। तो कोसेक π/4 कितना, √2, हाँ फिर उससे 1 तक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना था, 1 से था ना, तो यहाँ हमने 0 से लिया है, 0 रखेंगे तो से क्या होगा, ये रेडियस तो 1 है ना, 0 डिग्री पे तो रेडियस 1 है। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना होगा, 1 से, हाँ 0 पे तो 1 है, जब थीटा 0 है तो रेडियस 1 है। ठीक है, 0 सेक थीटा, वहाँ पे क्या है रेडियस r 0 to दिस, ठीक है। हाँ इसको सॉल्व करके देखो क्या आता है अभी के लिए, कोसेक थीटा, और यहाँ आ जाएगा वही फंक्शन, तो वही है। ये गेट एमए का पीवाई क्यों होगा, क्योंकि गेट एमए में इस तरह क्वेश्चन आया नहीं है। गेट एमए में बहुत सारे, जैसे कॉम्प्लेक्स में ना, जैसे इंटीग्रेशन, जैसे एनालिसिस एक सब्जेक्ट होता है जो हमारे जैम में भी है, कैलकुलस है, उस तरह कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। तो कई सारे क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन के, वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के हेल्प से होता है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हो सकता है इसलिए उस तरह से ईजी हो रहा हो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, जो कि सिलेबस में नहीं है। तो गेट एमए में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैम एमएस या गेट एमएस, गेट एसटी में भी नहीं है। स्टिल अगर आप करना चाहते हो इस तरह से आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अब इससे सॉल्व करके आई स्क्वायर निकाल लो यहाँ से, और अगर आई स्क्वायर आपका आ जाएगा तो आई स्क्वायर अगर फाइंड कर लिया तो आई आ जाएगा। अब आई स्क्वायर कैसे आएगा, तो ये जो मैंने बताया, ये सॉल्व करके देखो क्या आता है, तो इससे मिल सकता है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सिम्पसन्स रूल से इसके अप्रोक्सीमेटली निकल सकते हैं ना। निकल सकता है, लेकिन उससे हमें तो यहाँ एग्जैक्ट चाहिए, वो तो न्यूमेरिकल एनालिसिस हो जाएगा फिर।